स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास पार्ट थर्ड यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स में टॉपिक किर्चॉफ्स लॉ ले रहा हूँ। आज किर्चॉफ्स लॉ को समझने के लिए थोड़ा सा हम उसके बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट पे जाते हैं। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट है, उस पर अपन जाते हैं। उसको समझने के लिए उससे थोड़ा सा पहले एक आपको बेस बता देता हूँ, बेस बना देते हैं जिससे समझने में आसानी रहेगी। जब ठोस वस्तु लोहे का कोई भी पिंड को गर्म किया जाता है तो वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा जिस प्रकार से निकलती है उसे विकिरण रेडिएशंस कहते हैं, तथा इन रेडिएशंस का वेव तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है, जो कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों के समरूप आइडेंटिकल होते हैं। सन 1900 में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने लाइट की नेचर को बताया। ये देखा गया कि गर्म तप्त वस्तु से निकलने वाले रेडिएशंस की एनर्जी एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो उस वस्तु के ताप पर निर्भर करती है, वस्तु के ताप पर निर्भर करती है जिससे वो निकलती है। कम ताप पर स्पेक्ट्रम में कम एनर्जी वाले रेडिएशंस होते हैं, अर्थात जो अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, वो स्पेक्ट्रम का क्षेत्र एरिया बढ़ता है तथा रेडिएशंस दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल एरिया में होते हैं, अर्थात अधिक एनर्जी वाले क्षेत्र में ताप बढ़ाने पर पहले नीले ब्लू, बाद में लाल तथा अधिक ताप बढ़ाने पर अंत में सफेद दिखाई देते हैं। अतः गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण इमिटेड रेडिएशंस अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं, जो एक कंटिन्यूअस अवृत स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा किर्चॉफ्स ने। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ए होल इन द ओवन। एनी बॉडी एट एनी टेम्परेचर above absolute zero will radiate to some extent, यानी कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी किसी भी ताप पर एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य के ताप से ऊपर यदि है कोई बॉडी तो कुछ ना कुछ वो रेडिएट करेगी। द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो रेडिएट करेगी बॉडी, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता व फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? बॉडी के स्ट्रक्चर पर। 1859 में किर्चॉफ्स ने
एक आइडिया लगाया, उसको एक आइडिया आया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उसने क्या करा, ए स्मॉल होल इन द साइड ऑफ ए लार्जर बॉक्स is an excellent observer since any radiations that goes through the hole bounces around inside, a lot getting absorbed on each bounce and has a little chance of getting out. And now let's do it reverse. उन्होंने क्या करा, किरचॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट करा। कैसे करा? 1959 में एक छोटा सा होल बनाया, एक छोटा सा छेद बनाया बड़े बॉक्स के अंदर, साइड के अंदर। अब उसने क्या कहा, ये जो बॉक्स है ये एक आदर्श ऑब्जर्वर की तरह एक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि जो भी रेडिएशंस इसके अंदर जाएंगे, गोज थ्रू द होल, जो छेद में साइड में जो उसने छोटा छेद किया था, उससे जो भी रेडिएशंस अंदर जाएंगे वो अंदर बाउंस करेंगे, टेनिस बॉल की तरह बाउंस करेंगे। जैसे अपन टेनिस बॉल को उछालते हैं, धरती पे मारेंगे तो बॉल उछलती है, तो उसी प्रकार जब रेडिएशंस उस छोटे होल से, छोटे छेद से बड़े बॉक्स के अंदर जाएंगे तो वो अंदर बाउंस करेंगे और हर बाउंस के ऊपर वो थोड़े थोड़े अब्जॉर्ब होते चले जाएंगे और बहुत कम चांसेस होंगे उन रेडिएशंस का उस छेद से बाहर निकलने का। यानी जो भी एक बार अंदर रेडिएशन चली गई वो पूर्णतः अब्जॉर्ब हो जाएगी, बाउंस होती चली जाएगी और अंदर अब्जॉर्ब होती चली जाएगी। उन्होंने क्या करा, अब इसको अपन उल्टा कर लेते हैं। क्या कहने का क्या मतलब हुआ? ए टाइनी होल इनसाइड एंड रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द होल इज ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट एमिटर। अब उसने क्या करा कि जो इस छेद में से बाहर निकलेंगी रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द होल इज ए गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट एमिटर, यानी जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हुई थी। अब उसने उसका उल्टा कर दिया। पहले तो क्या करा, एक छोटा छेद करा साइड में जिसमें से अंदर से रेडिएशंस डाले, वो रेडिएशन सारे अंदर अब्जॉर्ब होते चले गए, बाउंस कर करके दीवारों से टकरा टकरा के अंदर बाउंस अब्जॉर्ब हो गए, क्योंकि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसने क्या करा, इसको उल्टा करा। अब जो अंदर है उस छेद में से उन्होंने रेडिएशंस को बाहर निकाला, तो वो एक परफेक्ट एमिटर की तरह एक्ट करा उस बॉक्स ने। इट वॉज किरचॉफ्स चैलेंज 1859 में दैट लेड टू क्वांटम थियरी 40 साल 40 ईयर्स लेटर। यानी जो किरचॉफ ने चैलेंज पुट अप करा था 1859 में इस बॉक्स के द्वारा, उसके कारण, उस चैलेंज के कारण 40 साल बाद, उसके एक्सपेरिमेंट के 40 साल बाद क्वांटम थ्योरी का निर्माण हुआ। किरचॉफ की देन है ये। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न उठता है, वाई मेटल्स आर शाइनी। जो मेटल होता है वो शाइन क्यों करते हैं, वो शाइनी क्यों होते हैं, चमकदार क्यों होते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए पीस ऑफ मेटल हैज इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव थ्रू द एंटायर सॉलिड। जो मेटल का पीस होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पूरे उसके क्षेत्र में फ्रीली घूमते रहते हैं। दिस इज व्हाट मेक्स ए मेटल। इसके कारण से वो मेटल दिखाई देता है। इट कंडक्ट्स बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इजीली, बोथ आर कैरिड बाय फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी वाहक होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी अपने अंदर से प्रभावित करता है और हीट भी प्रभावित करता है, अंदर से प्रवाह करता है। और ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी और हीट किसके द्वारा कैरी करी जाती हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। थोड़ी बहुत जो हीट होती है वो वाइब्रेशंस के कारण भी आगे बढ़ती है। It is those free electrons that are driven into large oscillations by electric field of the incoming light wave, and this induced oscillating current radiates electromagnetically. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के अंदर, दे आर ड्रिवन इनटू लार्ज ऑसिलेशंस।
ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल के सरफेस पे अंदर घूम रहे होते हैं, जब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रभावित होती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर ऑसिलेशन, पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन चालू हो जाता है। किसके कारण से होता है? बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इनकमिंग लाइट वेव एंड द इंड्यूस्ड ऑसिलेटिंग करंट रेडिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ से बन जाती है इलेक्ट्रिक लाइट वेव के कारण, वो इन ऑसिलेशंस को बनाती है और ये करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ले जाते हैं। दिस रेडिएशन इज द रिफ्लेक्टेड लाइट। ये जो रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो निकलते हैं, रेडिएट होते हैं ऑसिलेशंस के कारण, ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड लाइट जो अपन को दिखती है। फॉर ए शाइनी मेटल सरफेस little of the incoming radiation energy is absorbed as heat. It is just radiated, reflected. थोड़ा बहुत शाइनी मेटल से जो इनकमिंग रेडिएशन एनर्जी होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है हीट की तरह और वो रेडिएट हो जाती है। अब विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक टेक्निकल टर्म आई थी इसमें, विजिबल स्पेक्ट्रम की इज द पार्ट ऑफ रेडिएशन विच आवर आईज कैन डिटेक्ट। रेडिएशंस का वह भाग जो अपनी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, डिटेक्ट हो जाता है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है। स्पेक्ट्रम एज ए होल इज वाइट। स्पेक्ट्रम जो होता है एज ए होल लार्जर, उसमें वो एक सफ़ेद ही होता है, वाइट कलर्ड और सफ़ेद होता है। एंड दिस इज मेड ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये अलग रंगों से बना होता है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, जैसे विबगर जिसे हम कहते हैं, उनसे बना होता है ये। तो ये आज का टॉपिक था।